Good morning, student. Today we continuous lecture that is based on cell. और आज जो है फिर सेल का एक सेल ऑर्गेनिज लेके अपन जो है डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में अपन जो है डिस्कस किए थे गोल्गी बॉडी को, ठीक है, और लाइसोसोम को. तो उसमें अपन देखे थे कि लाइसोसोम वगैरह कैसे फंक्शन कर रहा है और कहाँ से जो है डिराइव हुआ है, कहाँ से डेवलप हुआ है लाइसोसोम, ठीक है, और कितने टाइप का है, ये सब अपन कर लिए थे. आज एक दूसरा सेल ऑर्गेनिज लेके चल रहे हैं, अपन बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है. फिर जो भी सेल ऑर्गेनिज है उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा. और ये न्यूक्लियस वगैरह है, दिस वन इज जेनेटिक मटेरियल, और ये न्यूक्लियोलस. उसके बाद यहाँ पे आउटर इसके मेम्ब्रेन पे ER लगा हुआ, और फिर यहाँ पे गोल्गी बॉडी जो है प्रेजेंट है. इसके बाद यहाँ पे अपन जो है लाइसोसोम डिस्कस किए थे. लाइसोसोम और उसके बाद इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा. दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा. ये एक दूसरे से बाइंड नहीं रहते, बाद में बाइंड होते हैं, और इसको अपन जो है राइबोसोम बोल रहे हैं. राइबोसोम राइबोसोम. अब डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार बना लिए हैं, ठीक है. तो इसी को अपन डिस्कस करेंगे. दोनों जो पार्ट है ना, एक छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है, दोनों पहले से बाइंड अप नहीं रहते, बाद में जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तब तो बाइंड होते हैं, ठीक है. तो इसको देखेंगे. फिर कुछ वैक्यूल वगैरह रहते हैं, तो इन लोगों को अपन जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो हेडिंग डालेंगे अपन राइबोसोम. डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट राइबोसोम, और राइबोसोम के बारे में देख रहे हैं. तो राइबोसोम में पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पॉइंट लिखे, इट इज डिस्कवर बाय कौन डिस्कवर किया? तो पैलेडे. इट इज डिस्कवर बाय पैलेडे. साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ठीक है. पैलेडे ने डिस्कवर किया, सो इट्स कॉल्ड पैलेडे पार्टिकल या ग्रेन्यूल, ठीक है. इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैलेडे पार्टिकल. ठीक है. पैलेडे ने डिस्कवर किया, इसीलिए उसका नाम जो है पैलेडे पार्टिकल बोल रहे हो. नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री. तो कोई सा भी अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है. इट ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है. क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो अपन बोले प्रोटीन फैक्ट्री. प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है तो प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हो, ठीक है. तो उसके बाद राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो अपन बोलते हो इट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है. इट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज. इट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड
cell organelles. It is smallest, सबसे सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है. It is smallest cell organelles ठीक है. It is smallest cell organelle. सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर नहीं है तो बिना मेम्ब्रेन का है. ठीक है, और इसीलिए बोलो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कई बार पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड. ठीक है, तो आगे चल के और भी अपन सेल ऑर्गेनेल्स को बताएंगे कौन कौन सा विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, जैसे न्यूक्लियोलस, ठीक है, जैसे सेंट्रियोल. उसी तरीके से एक यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, तो अपन बोलते हैं राइबोसोम. ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट लिख रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या अपन जो है मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, पॉइंट लिखो, इट इज किसका बना होता है. इट इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन. इट इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन. ठीक है, नेक्स्ट कहां पे मिल रहा है, तो एक तो आप देखे थे कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिल रहा है, और कहां पे मिल रहा है, तो अपन बोल दो ईआर के ऊपर. अपन ईआर को कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ राइबोसोम, तो आप क्या बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एज वेल एज इट प्रेजेंट ऑन ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और कौन सा, अगर ईआर के ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम, तो कौन सा ईआर होगा, रफ होगा या स्मूथ ईआर होगा, तो अपन बोलेंगे रफ ईआर होगा. तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, it is reported in cytoplasm and ER. और ER में समझ रहे हो कहां पे होगा, तो RER पे होगा. ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट. इट कंटेन, ऐसे लिख रहे हैं, इट कंटेन टू सब यूनिट. सब यूनिट का मीन्स होता है मतलब छोटा छोटा पार्ट. ठीक है, इट कंटेन 2 पार्ट. इट कंटेन 2 सब यूनिट. one is larger, one is larger and other one is smaller. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. 2 सब यूनिट का बना होता है, एक बड़ा सब यूनिट रहता है और एक जो है छोटा सब यूनिट रहता है. ठीक है, तो वही अपन लिख रहे हैं, बोथ सब यूनिट ज्वाइंट विद Mg2 प्लस आयन. सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बोथ सब यूनिट ज्वाइंट विद Mg2 प्लस आयन. दोनों सब यूनिट आपस में Mg2 प्लस आयन से जुड़े रहते हैं. अगर मैं एक लार्जर सब यूनिट की बात कर रहा हूं, दिस वन इज लार्जर सब यूनिट,
और एक जो है स्मॉलर सब यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों किससे ज्वाइंट होते हैं, तो दोनों ये जो ज्वाइनिंग है ना दोनों का, ये किससे ज्वाइंट होते हैं, तो अपन बोलते हो Mg2+ आयन से, मैग्नीशियम आयन से जुड़े रहते हैं दोनों सब यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन बार बार पूछा है, अगर दो सब यूनिट आपस में जुड़ेंगे नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी मतलब ह्यूमन में या किसी भी मतलब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर मैग्नीशियम कम है, Mg2+ आयन कम है उसके बॉडी में, तो कौन सा प्रोसेस अफेक्टेड होगा, तो वैसे तो कई सारा प्रोसेस, लेकिन मेन प्रोसेस क्या बोलेंगे, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट होगा, मतलब उसके बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि बोथ सब यूनिट ज्वाइंट विद Mg2+ आयन, कैल्शियम क्लोराइड Fe2+, तो क्या बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे Mg2+ आयन से दोनों सब यूनिट जो है जुड़ा रहता है। अगर Mg का कंसंट्रेशन बॉडी में अगर जो है Mg का कंसंट्रेशन कितना रहना चाहिए, 0.001 मिलीग्राम मतलब रहना चाहिए, जो भी मिनरल है Mg का, ठीक है। अगर इससे कम हो गया तो फिर जो है बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि दोनों सब यूनिट जुड़ेंगे नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो आप जो है बस माइंड में रखना, आपके लेवल पे यही है कि बोथ सब यूनिट ज्वाइंट विद, तो अपन बोलेंगे Mg2+ आयन, ठीक है। तो ये हो गया कि बोथ सब यूनिट ज्वाइंट विद मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट ठीक है, जैसे राइबोसोम को अपन देखते हैं कि कितने टाइप से हो सकता है, तो राइबोसोम जो है दो टाइप से होता है, ठीक है। तो राइबोसोम को अपन जो है डिवाइड करते हैं कि प्रोकैरियोट में कैसे राइबोसोम है, यूकैरियोट में कैसा राइबोसोम है, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राइबोसोम आर टू टाइप्स, राइबोसोम दो टाइप से होता है। कौन कौन सा टाइप होगा, तो अपन बोलते हो 70S और अनदर वन इज 80S। यहां पे जो S लिख रहे हैं, इसको अपन S को क्या बोलते हो, तो स्वेटबर्ग कांस्टेंट को बोलते हो, या इसी को क्या बोलते हो, स्वेटबर्ग कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेटबर्ग तो साइंटिस्ट के नाम पे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मीन्स होता है सिंपल सा मीन्स है किसी चीज के गिरने का रेट कितना है, कितने रेट से वो मतलब जो है नीचे जो है फॉल डाउन हो रहा है, तो उसी को बोलते हो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। बड़े क्लास में जाएंगे तो अपन जो है देखेंगे कि और ज्यादा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने लेवल पे बस यही जानना कि किसी चीज के गिरने का रेट कितना है, उसी को बोलो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और राइबोसोम के केस में जो है अपन लेके चल रहे हैं, रियल में एक ये जो है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, ठीक है, कि राइबोसोम को लेके एक डिवाइस है, उसको बोलते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अपन जो है लोड करते हैं तो धीरे धीरे अपने वेट के अकॉर्डिंग राइबोसोम क्या करता है, सेटल डाउन होता है, ठीक है। तो उसी जिस रेट से वो गिर रहा है राइबोसोम इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, उसी रेट को अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट केवल याद रखना, एस का मीन्स होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेटबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। राइबोसोम दो टाइप से है, 70S और 80S, ठीक है। 70S के दो पार्ट होते हैं, 70S हैज टू पार्ट्स,
कौन कौन से 70s के पार्ट है, तो अपन बोलते हो 16s, सॉरी अपन बोलते हो 30s स्मॉलर सब यूनिट है, और अनदर वन इज तो अपन बोलते हो 50s। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करके 80s आ रहा है, लेकिन अपन जो है बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसका मतलब बताएंगे क्यों मतलब 70s लिख रहे हैं। ठीक है, अभी केवल इतना जानो कि 70s के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हो 30s और दूसरे को बोलते हो 50s। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया कि दो पार्ट कौन कौन से हैं। उसके बाद 80s के कितने पार्ट हैं? 80s के तो 80s के भी दो पार्ट हैं। 80s also divide in two parts। 80s के भी दो पार्ट हैं। ATS has two parts। कौन कौन से पार्ट है ATS के? तो अपन बोलते हैं 40s और अनदर वन इज तो अपन बोलते हो 60s। ये आपको समझना है कितने पार्ट हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि कहाँ पे मिल रहा है 70s, कहाँ पे मिल रहा है। तो 70s का एग्जांपल कहाँ पे लिखेंगे? एग्जांपल 70s कहाँ पे मिल रहा है? तो अपन बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा सा क्वेश्चन है। और क्लोरोप्लास्ट में, और कहां पे? तो अपन बोलते हो प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोटिक जो भी सेल है, बैक्टीरिया वगैरह है। ठीक है, तो इनमें जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें क्या मिल रहा है? 70s राइबोसोम मिल रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, 80s राइबोसोम कहां पे मिल रहा है? तो एग्जांपल लिखेंगे कहां पे? तो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट में। यूकैरियोट में, और यूकैरियोट में आपका 80s मिल रहा, और कहां पे? तो अपन बोलो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कहां पे 70s मिल रहा है, और 70s का एग्जांपल कहां पे आएगा, कहां पे मिल रहा है? तो अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में, और कहां पे बोल सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अगर कोई बोला 80s राइबोसोम कहां पे रिपोर्ट हुआ, तो अपन बोले यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोट जगह कहां पे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा राइबोसोम के बारे में हुआ कि राइबोसोम क्या क्या है और क्या कर रहा है। ठीक है, और कितने टाइप का है, और आगे फर्दर मतलब जब बड़े क्लास में जाएंगे अपन तो 30s को भी फिर डिवाइड करेंगे, वो आपके लेवल पे वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 30s को फिर डिवाइड करते हैं, अपन बोलते हैं 30s को डिवाइड करते हैं 16s में, और 50s को भी मतलब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 23rd और 5.0s। ठीक है, तो वो आपके लेवल पे नहीं है, तो उसको अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो बस इतना आप याद रखना। और उसके बाद और कुछ पॉइंट को जो अपन मेंशन करते हैं कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें अपन पहले बता चुके हैं कि राइबोसोम किसका बना हुआ है, तो आरएनए और किसका बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो कितना परसेंट आरएनए और प्रोटीन रहते हैं प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में कितना परसेंट आरएनए और प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, और एक दो और पॉइंट लिखेंगे तो ये जो है ओवरऑल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं अगर अपन जो प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में 70s है, तो यहां पे अगर अपन जो है बात कर रहे हैं कि कितना प्रोटीन है और कितना आरएनए है, अगर अपन जो है 70s की बात कर रहे हैं
तो अपन बोल रहे हो कि 70s में या मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कितना, तो अपन बोलते हो 60:40 का रेशियो है। 60 क्या है, तो अपन बोलो आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और 40 क्या है, तो अपन बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, प्रोटीन। तो आपको समझ में आ गया कि 70s या प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसमें आरएनए का परसेंटेज कितना है और प्रोटीन का परसेंटेज कितना है, ठीक है, 60:40, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आरएनए कितना है और प्रोटीन का रेशियो कितना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से क्लियर रखेंगे। उसी तरीके से यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कितना परसेंटेज है आरएनए का और कितना परसेंटेज जो है प्रोटीन का है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो है प्रोटीन और आरएनए का एटीएस में क्या रेशियो होता है, तो अपन देख रहे हैं कितना होगा। तो आरएनए यहाँ पे अपन जो है लिख रहे हैं 40%, 40:60, ठीक है। इस तरीके का कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे जो आरआरएनए है, आरआरएनए 40 है, यहाँ पे 60 लिखे थे, और यहाँ पे प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, प्रोटीन। तो अगर कोई बोला एटीएस में क्या कंडीशन है, तो आप बोलेंगे आरएनए 40 और प्रोटीन जो है 60 के अमाउंट में है। और अगर कोई बोला 70s में क्या प्रोटीन और आरआरएनए का कंडीशन है, तो अपन बोलते आरआरएनए 60 और प्रोटीन 40, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन हो जाएगा। प्रोटीन और आरआरएनए का रेशियो देखें। आर आरएनए में लिखा हूं, आर का मीन्स क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो आर का मीन्स जो है कोई पूछेगा आपसे कि आर का मीन्स क्या होता है, आर आरएनए का टोटल मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं आर आरएनए, जो नहीं जानता है वो कर लेगा। राइबोसोमल आरएनए, आर जो स्मॉल लेटर में लिखा है ना उसका नाम होता है राइबोसोमल, ठीक है। जैसे आरएनए 3 टाइप का होता है ब्रॉड लेवल पे, ब्रॉडली, बाकी तो कई टाइप से होता है। ब्रॉडली कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से। जैसे एक को लिखते हैं एमआरएनए, एमआरएनए, तो यहाँ पे भी एमआरएनए, एम स्मॉल लेटर से लिखे तो बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बोलो एमआरएनए, और एक आरएनए को बोलो टीआरएनए। क्या लिख रहे हैं, टीआरएनए। आप सुने रहोगे तो कभी ऑप्शन में कोई चीज पूछेगा तो आपको माइंड में आएगा, हाँ मैंने एक बार जो है सुना है। तो इसको बोलते हैं एमआरएनए, इसको क्या बोलते हैं, टीआरएनए। और एक मैं और लिखा हूं आरआरएनए, क्या लिखा हूं, आरआरएनए, ठीक है। तो इसको बोलते हो राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। टीआरएनए को क्या बोल रहे हो, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए बोल रहे हो। और आरआरएनए को क्या बोल रहे हो, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ब्रॉड सेंस में हम लोग के बॉडी में 3 तरीके का जो है आरएनए मिलता है। कौन कौन सा आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। तो एक टर्म आया यहाँ पे आरआरएनए, तो मैं फोकस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आरआरएनए को का मीन्स होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और ये सब आरएनए कहाँ से डेवलप हुए, तो अपन बोलते हैं डीएनए से। और प्रीवियस लेक्चर में अपन बोले थे कि कैसे जो है प्रोटीन और अमीनो एसिड बनता है, तो अपन वो सब बता चुके हैं कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से अमीनो एसिड बनेगा, फिर जाके जो प्रोटीन या अमीनो एसिड फॉर्म होगा, फिर प्रोटीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो आरआरएनए का मीन्स क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन प्रोकैरियोट polyribosome condition is reported. Polyribosome condition is reported. अब पॉलीराइबोसोम या इसी को बोल दो पॉलीसोम या इसी को बोल दो अर्गासोम, ठीक है। तो पॉलीराइबोसोम कहाँ पे रिपोर्ट हुआ, केवल प्रोकैरियोट सेल में। यूकैरियोट में पॉलीराइबोसोम रिपोर्ट नहीं होता है।
पॉलीराइबोसोम का देखो मीन्स क्या होता है, तो अपन यहाँ पे उसको डिस्कस करें। ठीक है, मैं इन लोग को हटा रहा हूँ, जो भी टाइप्स वगैरह है आप जो है समझ पाए। पॉलीराइबोसोम का मैं डायग्राम ऊपर बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आरएनए है हमारा, नहीं दिस वन इज एमआरएनए, और इफ वन एमआरएनए दैट कंटेन मोर नंबर ऑफ राइबोसोम देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। ठीक है, अगर कोई एक एमआरएनए है और उस पे कई सारे राइबोसोम आके लग गए, if one mRNA that contain more number of ribosome, then this structure is called polysome। ठीक है, और mRNA के ऊपर राइबोसोम बाइंड होके क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपन बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। दिस वन इज, इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो कहां पे मिल रहा है, तो अपन बोलो इट इज रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है पॉलीराइबोसोम बोल रहे हो। तो ये जो है राइबोसोम के बारे में जो है डिस्कस अपन किए। ठीक है, कि राइबोसोम क्या क्या है, किस तरीके का है। ठीक है, और इसके बाद जो है दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक सेल ऑर्गेनेल लेके जो है चल रहा है अपन। Heading of the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अपन जो है रफ वे में जो है मेंशन किया है माइटोकॉन्ड्रिया को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। लिखेंगे पॉइंट में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इट इज डिस्कवर बाय पोलिकर पोलिकर ने डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, टर्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कौन दिया, टर्म गिवन बाय, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टर्म गिवन बाय सी बिंडा, अनदर साइंटिस्ट है। अल्टमैन एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला। Altman called bioplast। called bioplast। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस साइंटिस्ट ने बायोप्लास्ट बोला, तो अल्टमान ने बायोप्लास्ट जो है टर्म यूज किया। बाकी आप जो ये थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज्म, मतलब दो मेम्ब्रेन का बना
is double membrane bound cell organelle is एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक डबल मेम्ब्रेन अपन यूज नहीं किए थे, ठीक है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज एब्सेंट इन आरबीसी it is absent in RBC और यूकैरियोट प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन आरबीसी एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, आरबीसी में भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 1 है। अगर कोई सेल जो है ज्यादा फंक्शन कर रहा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और पॉइंट लिख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हो, ये आप सब लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है एनर्जी डेवलप करता है, एनर्जी इससे प्रोड्यूस होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी डेवलप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, इट ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस सेल का पावर हाउस बोल रहे हो, क्यों पावर हाउस बोल रहे हो? क्योंकि एनर्जी डेवलप करता है। अभी अपन देखेंगे कैसे एटीपी डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी डेवलप करता है तो अपन पावर हाउस बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जैसे अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं बोल रहा हूँ, एक मैं नॉर्मल सा डायग्राम इस तरीके से बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये मेम्ब्रेन है आउटर, और एक माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये जो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन और सही से बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर डीएनए मिलता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सर्कुलर डीएनए इस तरीके से मिलता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और कौन सा राइबोसोम? तो अपन बोलते हो 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। अभी अपन पढ़े हैं जस्ट, ठीक है, कि कौन सा राइबोसोम? तो अपन बोलो 70S राइबोसोम। तो और ये क्या है? तो अपन लिख रहे हैं सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएस डीएनए में लिख रहा हूं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, हो जाएगा ना। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग के बॉडी में मतलब जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही सर्कुलर डीएनए मिलता है, नॉर्मल हम लोग के बॉडी में लीनियर डीएनए मिलता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के। तो सर्कुलर डीएनए मिल रहा है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो देखो क्या होता है कि अगर इसके अंदर डीएनए है तो क्या करेगा, अपने लिए प्रोटीन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर डीएनए है तो कुछ प्रोटीन अपना खुद से बना लेता है। अगर कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो अपना कुछ काम खुद से कर लेता है, पूरा नहीं मतलब कुछ काम कर लेता है, ठीक है, तो अपन बोलते हो सेमी ऑटोनॉमस, मींस थोड़ा मतलब जो है हाफ डिपेंडेंट, सेमी मींस आधा, हाफ डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसके पास डीएनए है तो ये कुछ प्रोटीन खुद से बना लेता है, और कुछ के लिए किस पे डिपेंड रहता है? तो न्यूक्लियस के डीएनए पे। यहाँ पे भी डीएनए क्लियर कट यहाँ पे समझना, ठीक है।
यहाँ पे भी डीएनए और यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे डीएनए, तो ये अपने डीएनए से कुछ प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। इट सिंथेसाइज सम प्रोटीन फ्रॉम देयर ओन डीएनए एंड फॉर अदर प्रोटीन इट डिपेंड ऑन न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन को खुद के डीएनए से बना लेता है और कुछ प्रोटीन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो एकदम क्लियर कट समझ में आ गया कि कुछ प्रोटीन अपने खुद के डीएनए से फॉर्म कर लेता है और कुछ प्रोटीन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, तो अपन बोलते हो न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि अगर कुछ चीजें बना पा रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो इसीलिए अपन बोलते हो सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। तो वही पॉइंट अपन जो लिखेंगे यही समझाने वाली चीज थी कि इट इज सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इट इज मीन्स व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया ना, इट इज सेमी का मीन्स क्या होता है, हाफ। इट इज सेमी ऑटोनोमस इट इज सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक। आपको ये क्लियर रहेगा, इट इज सेमी ऑटोनोमस बॉडी मीन्स क्या, हाफ डिपेंडेंट। तो कोई पूछेगा व्हाट मीन्स ऑफ सेमी ऑटोनोमस बॉडी, तो आप क्या बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज सम प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ देयर ओन डीएनए एंड फॉर अनदर प्रोटीन इट डिपेंड ऑन न्यूक्लियर डीएनए, सो इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी। सिंपल से लैंग्वेज में बोलना है तो अपन बोलेंगे हाफ डिपेंडेंट। मीन्स कोई पूछेगा तो कैसे और मतलब एक्सप्लेन करें, तो आप बोलेंगे कि कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खुद बना लेता है, कुछ प्रोटीन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड रहता है, सो इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक और मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया तो ओवरऑल बहुत जो है अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब थोड़ा बड़ा भी है। तो एक दूसरा टर्म आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन हुआ है ना, जैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, तो अपन बोलते हो प्रोकैरियोटिक सेल से डिराइव हुआ है, डेवलप हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को लिखेंगे और फिर समझेंगे। इट्स ओरिजिन इज प्रोकैरियोटिक, या मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, इट इज ए प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। सब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चल रहा है ना, इट इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ, तो अपन बोलते हो प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलप हुआ है। इसके क्या एविडेंस मिलते हैं कि कैसे आप प्रूव करेंगे कि हाँ प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो कैसे अपन बोलेंगे कि हाँ प्रोकैरियोटिक नेचर, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मिलेगा तभी तो बोलेंगे ना क्या है यार सही है, प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलप हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन के टाइम पे। तो देखिए दो ऐसे एविडेंस मिलते हैं, दो ऐसे प्रूफ मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ प्रोकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया जो डेवलप हुआ है। क्योंकि जिस समय मतलब प्रोकैरियोटिक सेल थे उस समय ह्यूमन बींग्स था नहीं, तो अपन जो है केवल एक हाइपोथेसिस लगा सकते हैं और हाइपोथेसिस का प्रूफ अगर सही है तो अपन बोल देते हैं हाँ मतलब सही है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अपन बोल रहे हो कि प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, क्या एविडेंस मिले ताकि अपन बोल सके कि माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक सेल से डिराइव हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है। तो देखते हैं। तो पहला एक चीज यहाँ पे देखें, अगर कोई मैं बैक्टीरिया सेल बना दे रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, तो एक इस तरीके का बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। आप ये सब पॉइंट लिखने के बाद जो है लिखना, इस डायग्राम को बनाना। अगर मान लो कि अपन जो प्रोकैरियोटिक सेल बना रहे हैं, एक बैक्टीरिया का मैं डायग्राम बना दिया, बैक्टीरिया, ठीक है। इसको अपन बोलो बैक्टीरियल सेल। क्या बोल दिया, बैक्टीरियल सेल मीन्स, बैक्टीरियल सेल मीन्स क्या, इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना, अपन प्रोकैरियोटिक सेल पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अपन एक बैक्टीरियल सेल को बना दिए और दूसरा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बनाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो देखिए दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं तो आपको एविडेंस जो है पता चल जाएगा। बैक्टीरियल सेल अपन ले रहे हैं, बैक्टीरियल सेल में अपन पहले भी बना चुके हैं कि इस तरीके से सर्कुलर जो है डीएनए मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया में मिल रहा है और बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या मिल रहा है, तो अपन बोलते हैं 70s राइबोसोम। अब अभी अपन जो है जस्ट राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया, तो अपन क्या बोलो 70s राइबोसोम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70s मिल रहा है और डबल स्ट्रैंड डीएनए मिल रहा है, सेम टू सेम माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और क्या 70s राइबोसोम। तो क्या बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नेचर कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक नेचर, ठीक है। आपको समझ में आया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक नेचर है, कोई आपको पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नेचर जो है प्रोकैरियोटिक क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन double stranded DNA as well as 70s ribosome, that is character of prokaryotic cell। तो ये हो गया आपके माइंड में, मतलब जो है समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। उसके बाद और दूसरे पॉइंट को लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। डिवीजन का एक प्रोसेस है, सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, तो बाइनरी फिजन से डिवाइड हो रहा है। जैसे आप सपोज करें कि इस तरीके से कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में है, इस तरीके से एक सेल में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दो सेल में जाना है, चलो ठीक है, मैं सेल को ही बना के बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई सेल है और सेल में सब न्यूक्लियस वगैरह है, ठीक है, और ए माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ए सेल जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो डिवाइड होगा ना, तभी तो दो सेल में जाएगा। उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां से डिवाइड होता है। नेक्स्ट डायग्राम में अपन जो है बना सकते हैं इस तरीके से, और ये न्यूक्लियस वगैरह मैं जल्दी में बना रहा हूँ, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया था और ये बाइनरी फ्यूजन हुआ, तो इस तरीके से एक पार्ट से माइटोकॉन्ड्रिया कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अपन बोलो दो पार्ट में। और ओवरऑल पूरा का पूरा सेल ही डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा सेल। तो क्या होगा कि जो भी दो न्यू सेल बनेंगे उसमें क्या न्यूक्लियस भी आएगा नया, और ये न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होगा ना, वो अलग है। अब हम लोग का अटेंशन कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैं ज्यादा जो फोकस करूँ। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में आ गया इस तरीके से, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में आ गया। तो अपन बोल रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है बाइनरी फिजन से, ठीक है। तो ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे जो है डिवाइड हो रहा है, तो वही लिखे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। एक डिवीजन का टाइप है बाइनरी फिजन, ठीक है। मैं हटा रहा हूं लोगों यहां से। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। जो चीजें जितना ज्यादा, जो पार्ट जितना ज्यादा फंक्शन करेगा, ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है ज्यादा रहता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम अपन बना रहे हैं इस तरीके से। और भी क्या क्या पार्ट है उसको भी देख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन,
माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, कई जगह फोल्ड रहता है। ठीक है, तो दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद दो मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ना, इसको बोलते हो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, अपन लिख दे रहे हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये अपन जो है बोल दी। उसके बाद ये जो फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, तो अपन बोलते हो क्रिस्टी। दिस वन इज व्हाट, क्रिस्टी बोल रहे हैं। और क्रिस्टी पे डस्ट लाइक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, और उस पार्टिकल, इस तरीके का पार्टिकल है, उसको अपन अलग से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके का पार्टिकल है। तो डस्ट लाइक पार्टिकल को अपन बनाना है तो इस तरीके से आएगा, क्लियर कट इस तरीके से आएगा। और इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट को, तो दिस पार्ट इज लिक्विड पार्ट है, तो दिस पार्ट इज मैट्रिक्स। इस लिक्विड पार्ट को अपन क्या बोल रहे हो, तो अपन बोल रहे हो मैट्रिक्स। दिस वन इज मैट्रिक्स। और इसमें सर्कुलर डीएनए वो मैं नहीं बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलर, चलो ठीक है, सर्कुलर डीएनए है इस तरीके का, जैसे प्रोकैरियोट में सेल में था। अब डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, और कौन सा है, तो अपन बोल रहे हो राइबोसोम है, 70S राइबोसोम। और कौन सा है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, डस्ट लाइक पार्टिकल होता है। जब सही से देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और इसका जो एक पार्ट है इसको हेड बोल रहे हो और एक पार्ट को टेल बोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना दूंगा इनको और थोड़ा क्लियर करके। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है और एक इस तरीके का हेड का पार्ट है, और फिर ये थोड़ा स्टॉक लाइक है, और फिर ये टेल का पार्ट है। ठीक है, तो इसको बोलते हो F1 पार्टिकल। F1 क्या, पार्टिकल बोल रहे हो, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीजोन। और ये स्टॉक है, इसको क्या बोल रहे हो, FO पार्टिकल। आपको समझ में आ गया कि F1 और FO पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है, तो क्रिस्टी के ऊपर, क्रिस्टी पे। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे या क्रिस्टी पे FO और F1 पार्टिकल क्या करते हैं, इनको अपन जो है बाद में देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया F1 पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीजोन। फिर एक स्टॉक लाइक स्टॉक है, फिर FO पार्टिकल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा मैं और जो है इधर बना दूँ। आप जब भी डायग्राम बनाना थोड़ा जगह लेके बनाना, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना दूँ।
इस तरीके का हेड का पार्ट है, तो इसको हेड भी बोल रहे हो, F1 पार्टिकल या हेड बोल रहे हो, ठीक है। इसको अपन क्या बोल रहे हो, F1 पार्टिकल, और क्या बोल रहे हो, हेड भी बोल रहे हैं, हेड। इसको क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो FO पार्टिकल, या इसी को क्या बोलो, टेल बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हेड में, हेड के कुछ पार्ट में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होता है, एंजाइमेटिक, और उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो, देखो क्या होता है कि यहाँ से प्रोटॉन जो इंटर करता है, यहाँ से प्रोटॉन इंटर किया, यहाँ से प्रोटॉन इंटर किया, मतलब FO से होता हुआ F1 से इंटर किया अंदर की ओर प्रोटॉन, और जैसे प्रोटॉन अंदर की ओर इंटर करता है, ये सब चीजें यहाँ पे चल रहा, मैं आगे बताऊंगा कैसे, मतलब ये प्रोटॉन कहाँ से आया, ठीक है। अभी केवल बस इतना देखो कैसे, मतलब प्रोटॉन कहाँ से इंटर कर रहा है। तो प्रोटॉन FO से होता हुआ और F1 से निकल के फिर जो है यहाँ पे मूव कर गया। उसी टाइम पे क्या होता है कि ADP प्लस PI आपस में जुड़ के क्या फॉर्म कर लेते हैं, तो बोलते हो ATP, ठीक है, ATP। और ATP क्या होता है, एनर्जी, और इसी को लेकर अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। अभी हम लोग को ये नहीं समझना है कैसे ATP फॉर्म हो रहा है, अभी तो मैं केवल रफ आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ प्रोटॉन जो है FO से होता हुआ F1 से निकल रहा है, उसी टाइम पे ADP PI से मिलकर के ATP फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। ADP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ADP को अपन लिख रहे हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। PI का मीन्स होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, PI आई है ना, तो क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, एंजाइम को, तो इस एंजाइम को जो यहाँ पे काम कर रहा था उसको बोलो ATP सिंथेज। ATP क्या बोल रहे हो, ATP सिंथेज, ठीक है, समझ में आ गया। ATP सिंथेज, तो जो भी प्रोटॉन है वो पास हो रहा है F0 से, और F1 से होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, और उसी टाइम पे ADP PI मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, ATP फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे एक एंजाइम काम कर रहा है हेड पे, ATP सिंथेज, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मतलब जो है इसको थोड़ा क्लियर रखना, ठीक है। और जब भी अपन क्लास लेंगे तो कैसे ATP डेवलप हो रहा है उसको अपन जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, you make a proper note. Thank you to all of you.